are you all? I hope you all are fine. So welcome back to Aisha vlog. So this is the session 3 of completing chapter 2 of NCERT class 7 math book, which is arithmetic expressions. So we are gonna, in our session we have completed till page number 25, and in session 2 we have completed till page number 26, till this figure it out, I mean the question. So we are gonna do this one. So let's read it first. I'm gonna show you what is written on this, and we will read and understand what does it mean. So let's read. First of all, reading and evaluating complex expressions. तो हम read और evaluate कैसे करते हैं complex expressions. Sometimes when an expression is not accompanied by a context, जब कोई एक्सप्रेशन प्रॉपरली, हमें किसी एक्सप्रेशन की कंटेक्स्ट नहीं पता, मतलब कंटेक्स्ट मतलब कहानी, हमें किसी एक्सप्रेशन की कहानी या फिर कंटेक्स्ट नहीं पता हो ना, सो जब नहीं पता होती है ना, तो देयर कैन बी मोर देन वन वे टू इवैल्यूएटिंग इट्स वैल्यू. तो उस टाइम ना एक से ज़्यादा वे होती हैं उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के. In such cases, we need some tools and rules to specify how exactly the expression has to be evaluated. So ऐसे केसेस में ना मैथ्स में कुछ रूल्स एंड टूल्स होते हैं कि कैसे उस क्वेश्चन को हम इवेल्यूएट करें. To give an example with language, look at the following sentences. अब एक हम यहाँ पे एग्जाम्पल है उस पर देखते हैं. सेंटेंस क्या है? शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड विथ टॉयज़. तो इसका मतलब क्या है कि शालिनी एक लड़की है, वो बगल में बैठी अपनी फ्रेंड के विथ टॉयज़. तो इसका तो ये मतलब हुआ ना कि ये शालिनी है, जैसे ये शालिनी है, ये टॉयज़ के साथ बैठी है. शालिनी बैठी है अपनी फ्रेंड के बगल में विथ टॉयज़. तो मतलब शालिनी के पास टॉयज़ है और वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के फ्रेंड के साथ बैठी है. अब ये वाला रीड कर लिए. शालिनी सेट नेक्स्ट टू अ फ्रेंड. अब इसमें क्या है कि शालिनी बैठी है अपने दोस्त के पास विथ टॉयज़. मतलब इस बार उसके दोस्त के पास टॉय है. देखिए, इस बार अब उसके दोस्त के पास टॉय है. तो देखा कैसे एक सेंटेंस बहुत डिफरेंस कर दिया, हमें पता ही नहीं चला इसका असली एक्सप्रेशन है क्या. तो इसीलिए हमें, जिस तरह हम इंग्लिश में कॉमा या पंक्चुएशंस यूज़ करते हैं, हमें मैथ में भी करना चाहिए ताकि हम उस कंटेक्स्ट को, उस एक्सप्रेशन के कंटेक्स्ट को समझ सकें. वही चीज़ यहाँ पे कही है जो मैंने अभी बताया. तो यू कैन रीड दिस इफ़ यू वांट. अब हम एग्जाम्पल 4 पे चलेंगे, ठीक है. सो फर्स्ट मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ. आप पहले हम यहाँ पर अपना हेडिंग डाल लें जो भी है, विच इज़ एग्जाम्पल 4 पेज नंबर 26. Let's see. So here Malesh bought 30 marbles to the playground. तो मलेश 30 मार्बल्स लाता है. कहाँ से? एक प्लेग्राउंड से. तो 30 मार्बल्स. अरुण brought 5 bags of marbles with 4 in each. तो अब अरुण 5 बैग लाया, ठीक है. वी कैन से दीज आर द 5 बैग्स, ठीक है. एंड इन 5 बैग में हर एक में 4 मार्बल्स है, ठीक है. इसका मतलब यही हुआ है सेंटेंस का. तो हाउ मैनी मार्बल्स डिड मलेश एंड अर्जुन ब्रिंग टू द ग्राउंड. अब हमें बताना है कि कितने मार्बल्स लाए. मलेश के पास था इतना, पर अरुण ने इतना लाया है. 5 एक बैग में 4 मार्बल रखे हैं. तो वी कैन राइट द एक्सप्रेशन लाइक दिस, +5 × 4.
अब एक चीज़ देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा कुछ ये निकलेगा 5 4 20, द आंसर इज़ 15। पर अगर हमें ये जो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट दिया है ना, हमें यहाँ पे पूरा बताया है ना, अगर ये हमें नहीं पता, ये हमें नहीं दिया जाता, यहाँ पे जितना कुछ दिया है ये हमें नहीं दिया जाता और तब कहा जाता कि सॉल्व, अगर यहाँ पे जितना, एक मिनट लेट मी सेट माय कैमरा। यहाँ पे जितना ये कॉन्टेक्स्ट है ये हमें नहीं दिया जाता, हमें इसकी पीछे का कुछ पता ही नहीं रहता और हमें सिर्फ इतना दे दिया जाता। ठीक है सर, मैं एक मिनट, हमें सिर्फ इतना कह दिया जाता, हमें बस इतना कह दे दिया जाता, सिंपल इक्वेशन ही दे दिया जाता। तो हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं, हम पहले इससे करते हैं फिर इससे मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा 35 × 4। सो अब इसे मल्टीप्लाई करो, 20, 4 × 4 4 2 4 3 12, 12 + 2 14। सो वी गेट द आंसर 114। बट अब तो ये रॉन्ग हुआ, ये मेथड क्या हुआ, रॉन्ग हुआ, है ना। हमें इस एक्सप्रेशन की पीछे की कॉन्टेक्स्ट हमें पता है, हमें कहानी पता है, तो हमारा सही आंसर ये होना चाहिए, ना कि ये। हमें बस इक्वेशन दे दिया, हम उसी रूट वाइज उसे सॉल्व किए हैं। पर अगर हमें कंटेक्स्ट पता है, हमें कंटेक्स्ट हमारा पता है, उसके हिसाब से जब हम सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। सो ये पूरा हेडिंग, ये जितना कुछ है ना, ये यही समझाना चाह रहा है हमें कि समटाइम्स हमें जिस तरह हम मैथ में, जिस तरह हम इंग्लिश में पंक्चुएशन, कॉमा वगैरह हर चीज़ प्रॉपरली यूज़ करते हैं, हमें कभी कभी मैथ्स में भी वो सब करना चाहिए, वरना हमारे क्वेश्चन रॉन्ग हो सकते हैं। अब इसमें वही कहा है जो मैं यहाँ समझा दी हूँ, कैसे हमने इसको चेंज कर दिया वगैरह, कैसे हमने 30 + 5 करके ये ला दिया, रॉन्ग हो गया वगैरह। सो कभी कभी हमें पंक्चुएशन, कॉमा वगैरह सही से यूज़ करना चाहिए। अब नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशन। सो उसको समझाने से पहले एक मिनट, sorry, I was just adjusting my camera. So what is the next? Okay, brackets in expressions. अभी इसको एक मिनट रीड करते हैं, लेट मी हैव अ स्पेस। इसे रीड करा जाए। ब्रैकेट्स इन एक्सप्रेशंस। In the expression, to find the number of marbles, 30 + 5 multiplied by 4, एक्सप्रेशन में हमें मार्बल्स ढूंढने के लिए ये we had to first multiply 5 and 4 and then add this product to 30। हमें पहले 5 and 4 को मल्टीप्लाई करना था और प्रोडक्ट 30 से, मतलब प्रोडक्ट हमारा हो गया 20, मतलब 5 और 4 को मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट निकला, जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके जो हमारा प्रोडक्ट हमारा आंसर आता है, वो हमारा प्रोडक्ट कहलाता है। तो जो हमारा प्रोडक्ट निकला उसे हमने ऐड कर दिया 30 से, विच वॉज दिस, या ना। So this order of operation is clarified by use of bracket as follows। अगर हम इसी चीज़ को ब्रैकेट में सॉल्व करते हैं ना, ब्रैकेट डालकर, तो ये ज़्यादा इजी होता है ना। हम यहाँ स्टार्टिंग में हम क्या कहते हैं, हाँ, हमारा ये भी आंसर हो सकता था, ये भी हो सकता था। अगर हम वही इस जगह हम ब्रैकेट लगा देते हैं ना, यहाँ 5 multiplied by 4 के अगर हम लोग ब्रैकेट लगा देते तो ज़्यादा ईजी होता है। When evaluating an expression having brackets, जब हम कोई एक्सप्रेशन, मतलब कोई भी सम, कोई भी एक्सप्रेशन को जब सॉल्व करते हैं ना, तो हमें पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना चाहिए। जो ब्रैकेट में जो भी नंबर है, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, ऐड है, सब्ट्रैक्ट है, हमें पहले वो करना चाहिए, फिर उस ब्रैकेट को खोल कर बाकी नंबर करना चाहिए। ठीक है,
तो इसका मतलब यही हुआ कि अगर हम ब्रैकेट को पहले करते हैं तो ये हमारा निकलता 20 + 30 विच इज़ रिटन हेयर, और ये करके हमारा ये, दिस इज़ मोर ईजी, या ना? सी। तो कभी भी ऐसा मत करना एग्ज़ाम में कि जैसे कि हाँ एक गलती होती है, बहुत ही आई थिंक नॉर्मल होगी या फिर रेयर होगी, आई डोंट नो, मतलब मुझसे तो कभी नहीं हुई है, आई नो दिस मच। कभी कभी क्या करते हैं लोग कि जैसे अब यहाँ पे ब्रैकेट में है, ठीक है, तो अब लोग क्या करते हैं, जो क्वेश्चन है, अब लोग क्या करते हैं, पहले 30 + 5 कर देते हैं, लो 4 कर देते हैं भाई, फिर तो यही आंसर आ गया। इस ब्रैकेट का काम क्या रहा जब आपका आंसर रॉन्ग आ रहा है? ये ब्रैकेट आपको दिया जाता है ताकि जो आपका आंसर है वो करेक्ट आए, सही आए, जो आप क्वेश्चन करें वो आपको समझ भी आए और आप सही करें। पर अगर आप ब्रैकेट को ही पहले नहीं सॉल्व करेंगे, अगर आप ब्रैकेट को नहीं सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर हमेशा रॉन्ग आएगा। हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व किए हैं, फिर बाकी एक्सप्रेशंस को किए हैं, हमारा निकल गया आंसर 50, दिस इज़ द करेक्ट। ओके, तो अब एग्जाम्पल भी एक कर लेते हैं इसके साथ साथ, तो हमारा यहाँ सेशन 3 भी ख़त्म हो जाएगा। वी विल कंटिन्यू विथ नेक्स्ट विच इज़ टर्म्स, वेट या टर्म्स इन एक्सप्रेशंस। तो हमारा एक एग्जाम्पल है विच इज़ एग्जाम्पल 5। हमने अभी एग्जाम्पल 4 कंप्लीट किया, नाउ वी विल बी moving to example 5 until I'm writing the heading. You can just read it once if you want, otherwise I'm gonna read for you all. I hope you all have read it. If not, so it's okay. I'm gonna tell you, I have written example 5 in my notebook. You can also write it if you haven't. So, if Fran bought a pack of biscuits for ₹50 and a pack of तूर दाल for इतना, अच्छा मतलब यहाँ कह रहा है कि इरफान एक लड़का है जिसने बिस्किट का पैकेट ख़रीदा 15 रुपये में, ठीक है, और तूर दाल का पैकेट ख़रीदा उसने 56 रुपीज़ में। ही गेव द शॉपकीपर 100 रुपीज़, और शॉपकीपर को उसने 100 रुपीज़ दे दिया, ठीक है। सो ही शुड गेट बैक 100 माइनस फ्रॉम द टोटल कॉस्ट। कैन वी राइट दैट एक्सप्रेशन एज इतना? हाँ, तो अब यहाँ का है, सो ही शुड गेट बैक 100 माइनस द टोटल कॉस्ट। तो उसे 100 माइनस मतलब उसे 100 माइनस टोटल कॉस्ट, ठीक है, टोटल जितना कॉस्ट से माइनस होना चाहिए, है ना। तो उसका टोटल कॉस्ट था ये दोनों उसका टोटल, इनको ऐड करके इनका टोटल कॉस्ट बना, इन दोनों का ऐड करके उसका टोटल कॉस्ट बना, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके उसका टोटल कॉस्ट बना। तो अब 100 में से इस टोटल कॉस्ट को माइनस करके उसका आंसर आना चाहिए ना। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं? यहाँ पे कहा भी है कि क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ 100 माइनस विच इज़, लेट मी wrote it here also, which is 100 माइनस 15 + 65। क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? कैन वी फर्स्ट subtract 15 from 100 and then 56 to result? We will get 150. It is supposed that he get more money than he paid the. हाँ, तो अभी मैंने रीड कर लिया, मैं इसको अपने से समझा दे रही हूँ। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, तो अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 100 माइनस 15 कितना आ गया? रुक जा, तो अभी इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेते हैं। 100 माइनस 15, 0 9 10 = 5, 85 हमारे आ गए 85। अब 85 में इसने 56 प्लस किया, कितना आ गया?
we can say 13 and we get the 141 है ना, we get, ठीक है। So इसका मतलब कि उसने तो 100 रुपीज़ दिया था ना, तो देखो उसने दिया था 100 रुपीज़ और उसको रिटर्न हो रहा है 100 से ज़्यादा, तो ये तो रॉन्ग हो गया। उसने जब दिया 100 और उसको रिटर्न 100 से ज़्यादा हो रहा है, वो तो रॉन्ग हुआ, बल्कि उसको 100 से कम मिलना चाहिए। सो दिस केस हम जो हमारा क्वेश्चन होगा वो हम ऐसे लिखेंगे, 100 माइनस 15 प्लस 56 ब्रैकेट लगाएंगे कि हमें पहले इसको सॉल्व करके तब 100 में से माइनस करेंगे। हमें कंटेक्स्ट पता चल गया पीछे का क्या था। तो अब हम अगर उसके हिसाब से सॉल्व करें तो हम ऐसे नहीं करते पहले सॉल्व, हम ऐसे करते हैं, ठीक है, हम ऐसे सॉल्व करते हैं। बट अगर आप किसी और इंसान को बिना कंटेक्स्ट दिखाए ऐसे नॉर्मली दे देते हैं, ऐसे नॉर्मली बस इतना दे देते हैं, ठीक है, यहाँ से ये पूरा आप लिख देते हैं बस, और इतना दे देते हैं यहाँ तक, बस यहाँ तक उसको दे देते हैं। अब तो उसको यही लगता है ना कि इसको ऐसे माइनस करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट तो पता नहीं है पीछे का, बट हमें पता है तो हम इसको ऐसे फॉर्म में माइनस करेंगे, मतलब अपना निकालेंगे। तो ये पहले हमारा आ गया 71, देन 100 माइनस करेंगे, सो वी विल गेट द आंसर, सो वी विल गेट 29। तो अब इरफान को ना 29 रुपीज़ बैक मिलेंगे, उसे 29 रुपीज़ वापस मिलेंगे, ठीक है। सो 29 रुपीज़ वापस मिलेंगे, तो ये हो गया रॉन्ग। सो समझ आ गया कि ब्रैकेट ऑफ एक्सप्रेशन का क्या काम है, इतना समझ आ गया ना कि ब्रैकेट ऑफ एक्सप्रेशन का क्या काम है, सॉरी ब्रैकेट इन एक्सप्रेशंस का। रीडिंग एंड इवैल्यूएटिंग कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन समझ आ गया। तो अभी सेशन 3 के लिए इतना ही, हम सेशन 4 में आगे का कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 28 से, न्यू टॉपिक टर्म्स एंड एक्सप्रेशन। सो फॉर राइट नाउ दैट्स इट, थैंक यू, बाय बाय।